Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about political formation in 18th century. तो हम जानेंगे पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ 18th सेंचुरी में. लर्निंग ऑब्जेक्टिव द लेटर मुगल्स रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, द राजपूत, द जाट्स, फॉरेन इन्वेडर, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम एंड द सिख्स एंड द मराठास. द सक्सेसर ऑफ द मुगल एम्पायर औरंगजेब आर कॉल्ड लेटर मुगल्स. जो उनके मुगल एम्पायर के जो सक्सेसर आते गए, जो बाद के राजा आते गए, उनको लेटर मुगल्स कहा गया. दे वर वीक रूलर्स, वो थे वीक रूलर्स. द रेन ऑफ लेटर मुगल्स वर द पीरियड ऑफ रैपिड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. क्योंकि वो वीक रूलर्स थे तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता गया. द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ रेन ऑफ औरंगजेब. तो डिक्लाइन कहाँ से हुआ? औरंगजेब के जो लास्ट 25 ईयर्स थे वहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ. हीज इनटॉलरेंट पॉलिसीज कॉज रिवॉल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. तो उनकी जो औरंगजेब की जो इनटॉलरेंट मतलब कोई सह नहीं सकता था, ऐसे उनकी पॉलिसीज थी, तो इससे रिवॉल्ट शुरू हुआ लोगों में. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द एम्पायर डिक्लाइंड रैपिडली. औरंगजेब की डेथ के बाद बिल्कुल मुगल एम्पायर को डिक्लाइन कर दिया गया. सम ऑफ इट्स टेरिटरीज ब्रोक अवे एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट किंगडम लाइक द जाट्स एंड द राजपूत. और उसकी टेरिटरी टूट के क्या बन गई? जाट और राजपूत बन गई. द लेटर मुगल्स वर बहादुर शाह फर्स्ट. बाद के जो मुगल्स थे वो थे बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि 1707 से 12 तक थे. जहांदार शाह एंड द फारुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम, अकबर शाह एंड बहादुर शाह जफर सेकंड. बहादुर शाह जफर सेकंड was the last and the 17th मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया. तो बहादुर शाह जफर लास्ट थे मुगल एम्पायर में. In this way, later Mughals ruled the subcontinent for 150 years. तो इस तरह से जो लेटर मुगल्स रूल था उसने भी 150 साल तक इंडिया पे राज किया. They were not as capable as the great Mughals. तो वो इतने capable नहीं थे जितने ग्रेट मुगल्स थे. They were actually puppets in the hands of their shrewd nobles. तो वो क्या अपने जो नॉबल्स थे ना, जो उनके राज्य अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके पपेट्स बन गए थे. ठीक है, जो वो बोलते थे वो करते थे. Foreign invaders. Nadir Shah, the ruler of Iran, Nadir Shah invaded Delhi in 1739. नादिर शाह पहली बार दिल्ली आए 1739 में. ही लूटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, और उसने बहुत ज़्यादा जो वेल्थ थी उसको लूटेड किया. ही टुक अवे द फेमस पिकॉक थ्रोन बिल्ट बाय शाहजहाँ. ठीक है, लूट के ले गया हमारी संपत्ति को. ठीक है, तो वो क्या, जो शाहजहाँ ने फेमस पिकॉक थ्रोन बनाया था उसको भी ले गया. द कोहिनूर डायमंड, द लॉट्स ऑफ अदर वैल्यूएबल थिंग्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर. तो गोल्ड सिल्वर की बहुत सारे कोहिनूर डायमंड को ले गया है ना. ही ऑल्सो ऑर्डर्ड अ मैसाक्रे ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली. और उसने दिल्ली के लोगों के लिए क्या बनाया? मैसाक्रे बनाया. नादिर शाह इन्वेशन एक्चुअली ब्रोक द बैकबोन ऑफ मुगल एम्पायर. नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को बिल्कुल तोड़ दिया. दिस लेड द राइज ऑफ मराठास अंडर द पेशवा. तो यहाँ से मराठास का उत्पन्न हुआ. Soon the Marathas influence extended up to Delhi. फिर धीरे धीरे मराठास बढ़ के दिल्ली तक आ गए. Then we have Ahmad Shah Abdali. The Afghan ruler Ahmad Shah Abdali invaded North India 5 times between 1748 and 1761. ठीक है, तो जो ये थे आदिर अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार इंडिया पे आक्रमण किया फ्रॉम 1748 से 1761 तक. इन 1761 द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठास. तो तीसरी बार पानीपत की लड़ाई हुई 1761 में, जो कि अब्दाली और मराठास के बीच में थी. द मराठास वर डिफीटेड इन द बैटल्स. मराठा हार गए. द पेशवा बालाजी बाजीराव डाइड इन ऑफ ग्रीफ आफ्टर सीइंग द रेन्स ऑफ मराठा आर्मी. तो पेशवा और जो बाजीराव थे वो मर गए. मराठास आर्मी को मरते देख, उन्होंने टूटते देख वो भी मर गए. दिस वाज आल्सो अ ह्यूज ब्लो ऑफ मुगल एम्पायर. Then reason for the decline of Mughal Empire. The following were the main reason of the decline of Mughal Empire. Aurangzeb was constantly busy with wars in the Deccan. तो औरंगजेब डेक्कन में, दक्षिण में लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा. His absence from North India led to the disintegration of the Mughal administration. तो इससे नॉर्थ इंडिया में उसकी प्रेजेंस थी नहीं और वहाँ से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन टूटता गया. He has also weakened the military and drained the Mughal territory by fighting a long war in Deccan. ठीक है, तो उसने मिलिट्री को भी
काफ़ी वीक हो गई थी और उसने मुग़ल ट्रेजरी जो थी, मतलब जो मुग़लों की जो भी संपत्ति थी, जो पैसा था, उसको बहुत ज़्यादा वॉर में क्या किया, गवा दिया। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर वीक एंड इनसफिशिएंट, जो उसके बेटा था वो बिल्कुल भी इनसफिशिएंट था, बिल्कुल बहुत वीक था। दे वर अनेबल टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार, तो जो उनके पावरफुल मनसबदार थे, जो अकबर के टाइम पे ही बनाए गए थे, उनको वो बिल्कुल भी ढंग से देखते भी नहीं थे, लोकल chieftains and other groups. Then the nobles were appointed by the governors and subedars, generally controlled by the revenue and the military administration of the empire. As a result, they become very powerful and revenue of the Mughal empire declined. तो बेटा जब ध्यान नहीं देगा और पिता जो है लड़ाइयाँ लड़ने में वो है बिजी है, तो जो सूबेदार थे, गवर्नर्स थे, वो सारा टैक्स रेवेन्यू ले लेके काफ़ी पावरफुल बन गए। औरंगजेब अडॉप्टेड intolerant policies that caused revolt in different parts of the subcontinent, तो उसने बहुत सारी intolerant, बहुत ही असहनीय पॉलिसीज चलाई जिससे कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और रिवॉल्ट शुरू हो गया। द मुगल एम्पायर ऑल्सो बिकेम वीक ड्यू टू कॉम्पिटिशन अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉबल्स, तो मुगल एम्पायर अलग अलग ग्रुप्स में नॉबल्स में बटा हुआ था, तो इससे भी काफ़ी वीक होने लगा। दे वर डिवाइडेड इनटू मेजर ग्रुप्स, द ईरानीज, द तुरानीज, तो जो इनमें बड़े ग्रुप थे वो थे ईरानी और तुरानी। The later Mughal rulers were puppets in the hand of either of these powerful nobles groups, तो जो ये बाद के जो मुगल्स थे ना, ये अपने नॉबल्स के, जो इनके राज्याधिकारी होते थे ना, इनमें इनके हाथों के क्या पपेट बन गए थे। टू मुगल एम्पायर फारूक सियार एंड आलमगीर टू वर assassinated while two others अहमद शाह एंड शाह आलम टू वर ब्लाइंडेड बाय देयर नॉबल्स। ठीक है, तो जो ये दो मुगल एम्पायर थे फारूक सियार और आलमगीर टू, ये असैसिनेट हुए जब उनके बाकी के जो दो अदर रूलर्स थे अहमद शाह और शाह आलम टू, उनको अंधा कर दिया गया उनके नॉबल्स के द्वारा। पीजेंट्स एंड जमींदार वर अनईजी विद द माउंटिंग टैक्स, तो पीजेंट्स जमींदार पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा। दे वर ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय द पावरफुल चिफ्टेंस हु ट्राई टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन, तो उनको ना बढ़ावा किसने दिया कि मतलब अब किसी के मन में आग जल रही है, वो पहले ही गुस्से में, और फिर पीछे से कोई और उसको हवा दे रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ उनको, जो पावरफुल चिफ्टेंस थे ना, जो पावरफुल अधिकारी थे, उन्होंने उसको लोगों को और बढ़ावा दे कि हाँ देखो कितना टैक्स बढ़ा दिया है, तो वहाँ से उनको उनमें रिवॉल्ट शुरू हुआ। सो दे रिवॉल्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, देयर माइटी एम्पायर ब्रोक अप इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट, तो वहाँ से मुगल का डिक्लाइन हो गया। द प्रोमिनेंट अमंग दीज प्रोविंसेस वर अवध, बंगाल, हैदराबाद एंड मैसूर, तो धीरे धीरे सब अलग होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद और मैसूर। दे वर वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो ये काफ़ी पावरफुल और इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। बट द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल रिलेशन विद द मुगल एम्पर, पर जो यहाँ के राजा थे उन्होंने मुगल एम्पर से अपने जो फॉर्मल रिलेशन थे उनको बना के रखा। दे ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन एंड इंजॉयड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर्स, तो ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी मनसबदारी की इनकी पोजीशन थी उसको भी मेंटेन रखा और राजा का विश्वास भी जीते रखा। अवध, द टेरिटरी इन एंड अराउंड द लखनऊ वॉज कॉल्ड अवध, तो मतलब लखनऊ और उसके आसपास के एरिया को अवध कहा गया। इट वॉज प्रॉस्पेरस रीजन, ये अच्छा रीजन था। इट कंट्रोल द राइस एलुवियल गंगेटिक प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द बंगाल, तो यहाँ पे गंगेटिक प्लेन था, काफ़ी एलुवियल सॉइल थी, बहुत सारा अच्छा प्रोडक्शन होता था, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ से रूट भी होता था नॉर्थ इंडिया से बंगाल। देन वी हैव अवध डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन द 18th सेंचुरी विद इट्स कैपिटल बाय फैजाबाद, तो अवध अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया 18th सेंचुरी में, ठीक है, और अपनी कैपिटल फैजाबाद बनाई। द रॉयल फैमिली दैट एस्टेब्लिश द रूल अंडर मोहम्मद आमीन सादत खान ओवर दिस टेरिटरी वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ सम पर्शियन एडवेंचरर, तो जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी मोहम्मद आमीन सादत खान की, वो एडवेंचर थे, कहाँ के, डिसेंडेंट ऑफ द पर्शियन एडवेंचर, यानी जो पर्शियन से जो लोग आए थे, पर्सिया से जो लोग आए थे, उनके डिसेंडेंट थे, उनके ही परिवार वाले थे ये। सादत खान लेटर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ बुरहान उल मुल्क एंड वाज मेड द सूबेदार ऑफ द प्रोविंस इन 1722 बाय मुगल एम्पर, तो इनको बुरहान उल मुल्क का टाइटल मिला और बाद में ये सूबेदार बनाए गए इन ऑफ द प्रोविंस, जो प्रोविंस था इनका, जो जगह थी इनकी, वहाँ के सूबेदार बनाए गए 1722 में बाय द मुगल एम्पर। देन
सादत खान हेल्ड अ जेड रैंक ऑफ 60,000। इनकी जो जेड रैंक थी, जो जेड रैंक मतलब इनको जो कॉइन चलाए गए थे ना वहाँ पे, वो थे 6,000। ही टुक ओवर द ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। तो इनके जो जेड रैंक थी उसमें इनको काफ़ी सारे इनके ऑफिसेज आते थे जो सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी के। दिस मीन दैट ही हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग ऑफ पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ दिस किंगडम। तो ये जो इस किंगडम का जितना भी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और जो भी मिलिट्री अफेयर्स होंगे उसका कौन देखेगा, उसका देखेगा ये मोहम्मद आमिन सादत। ठीक है। सून द टाइटल वॉज चेंज टू नवाब, फिर टाइटल चेंज होकर नवाब हो गया। इन 1740 ही वॉज मेड अ मिनिस्टर एंड देयर आफ्टर ही डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ अवध रीजन। फिर उसने अपनी मिनिस्ट्री बनाई और फिर अवध को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। द टाइटल नवाब देयर आफ्टर बिकम हेरिडेटरी। फिर नवाब जो टाइटल था वो हेरिडेटरी बन गया, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने लगा। द नवाब्स मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द मुगल्स एट दिल्ली। इनके दिल्ली से काफ़ी अच्छे, मुगल से काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे। दे पेड अ टोकन ट्रिब्यूट कॉल्ड नज़र। तो ये एक टोकन ट्रिब्यूट देते थे जिसे नज़र कहा जाता है। दे लिव्ड इन लखनऊ बट विच हाउ बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम। तो ये लखनऊ में रहते थे जो कि किंगडम की कैपिटल बन गई थी। बुरहान उल मुल्क हु रूल्ड इन 1722 टू 1739 ट्राइड टू लेसन द मुगल इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो उसने बुरहान उल मुल्क ने मुग़ल इन्फ्लुएंस को काफ़ी वो करने की कोशिश की, अपने में मिलाने की कोशिश की। ही फर्स्ट रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स एंड द नंबर ऑफ जागीरदार्स ऑफिशियल होल्डर अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। तो सबसे पहले उसने जागीर्स और नंबरदार्स को अपने में रिड्यूस किया। ठीक है। एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हीज टाइम कंसोलिडेटिंग हीज रूल एंड स्ट्रीम लाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज़्यादातर टाइम वो अपने रूल्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में लगाता था। ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत, जमींदार एंड फर्टाइल लैंड कंट्रोल बाय द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। तो वो उसने राजपूत और ज़मींदार की जो फर्टाइल लैंड थी, जो अफ़गान के लोगों ने ऑफ रोहिलखंड के में उसको कैप्चर कर लिया था, उसको सीज़ किया। द स्टेट अंडर बुरहान उल मुल्क डिपेंड्स ऑन टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू। तो इनका जो राज्य था वो टैक्सेस और लैंड रेवेन्यू पे डिपेंड करता था। द रेवेन्यू कलेक्शन राइट वर ऑफन गिव द हाइएस्ट बिडर्स। द लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स गेव लोन टू द स्टेट। जो लोकल बैंकर्स थे और महाजन्स थे वो स्टेट को क्या देते थे, लोन देते थे। द कलेक्टर्स नोन एज इजारादार्स रेवेन्यू फार्मर्स पेड टू द स्टेट अ फिक्स सम ऑफ मनी एज पर द बिड। तो जो कलेक्शन करते थे रेवेन्यू का उनको इजारादार्स बोला जाता था, जो कि फिर स्टेट को उसका जो कलेक्शन है उसका पैसा देंगे। दिस पेमेंट वॉज गारंटेड बाय द लोकल बैंकर्स। दिस इजारादार्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द बोथ असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो जो ये इजारादार थे ये फ्रीडम और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए सारा असेसमेंट रखते थे। एंड दिस डेवलपमेंट allowed the emergence of new class of money lenders and bankers who in course of time influenced the policies of state and also manipulated the state revenue system। तो धीरे धीरे ये जब चीज़ें बढ़ने लगी तो एक नई क्लास यहाँ पे उभर के आई जिसे मनी लेंडर्स या बैंकर्स बोला गया। और धीरे धीरे फिर इन्होंने बाकी जो रेवेन्यू सिस्टम थी, पॉलिसीज़ थी, उनको भी काफ़ी मैनिपुलेट किया। देन वी हैव बंगाल। The territory comprising modern West Bengal, Bangladesh and part of Assam, Odisha, Bihar and झारखंड वॉज प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर था बंगाल, बांग्लादेश, असम, उड़ीसा तक। द गवर्नर लाइक इन अवध वॉज नोन एज नवाब। तो जो नवाब थे लखनऊ में, जो अवध में जो नवाब थे उनको नवाब बोला गया। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इट सॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल ऑन पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट। तो उन्होंने जब धीरे धीरे डिक्लाइन हो लगा मुगल एम्पायर का तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खान वॉज अपॉइंटेड एज अ नायब टू गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। तो मुर्शिद अली खान उस प्रोविंस के गवर्नर बने। एंड ही क्विकली रोज इन रैंक्स एंड सीज ऑल द पावर। और फिर धीरे धीरे उसकी रैंक बढ़ी और वो पावर में आ गया, उसने सारी पावर को सीज कर लिया। ही गेन कंट्रोल ओवर द लोकल रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो उसने जितने भी लोकल रिसोर्सेज थे और जितना भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, पैसा वाला जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको सीज कर लिया। ही ट्रांसफर और मुगल जागीरदार टू उड़ीसा। जितने भी मुगल जागीरदार थे उनको उड़ीसा भेज दिया। ही ऑर्डर्ड अ कंप्लीट रिसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ
बंगाल एंड अंडरटुक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड फ्रॉम द ज़मींदार इन कैश, ठीक है। तो उसने सारे जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के जो रूल्स थे उनको फिर से वो किया, रिवाइज किया और अब स्ट्रिक्ट रूल वहाँ पे लगा दिए। द ज़मींदार्स वर फोर्स टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स टू पे रेंट। तो ज़मींदार को फोर्स किया गया कि तुम मनी लेंडर से और जो बैंकर्स हैं उनसे पैसा लो और रेंट दो, और मतलब वो ब्याज दो। मनी अदर्स हैड टू सेल देयर लैंड्स टू बिग जमींदार इन ऑर्डर टू पे द रेंट। तो ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ा, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी बड़े बड़े ज़मींदार को। मुर्शीद कुली खान डाइड इन 1725 एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन इन लॉ सुजाउद्दीन। तो मुर्शीद अली खान की डेथ हुई 1725 में और फिर उसके जो दामाद थे सुजाउद्दीन ने उनको सक्सेस किया। ही ऑल्सो डाइड इन 1739, उनकी भी डेथ 1739 में हो गई एंड सक्सीड बाय हिज सन सरफराज खान। फिर आगे सरफराज खान उनके बेटे। देर आफ्टर बंगाल एंटर्ड अ फेज ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर धीरे धीरे अनसर्टेनिटी बंगाल में आने लगी। द लास्ट रूल ऑफ द मेडिवल बंगाल वॉज अली वर्दी खान हु रूल्ड फ्रॉम 1740 टू 56। लास्ट रूल जो बंगाल में हुआ वो 1740 से 1756 के दौरान हुआ, जो कि अली वर्दी खान द्वारा हुआ। देयर वर कंटिन्यूस अटैक्स बाय मराठास, कंटिन्यूली मराठास द्वारा वहाँ पे अटैक चल रहा था। इट में ऑल्सो बी मैंशन दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑल्सो वाइंग ऑफ द प्रोविंस ऑफ द बंगाल। तो इस समय पे यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी बंगाल में। फ्रॉम 1740 द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो एंटर्ड द फ्रे ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1740 से रेवेन्यू कलेक्शन करने लगी एंड दे हैज़ ऑलरेडी बिगन टू पैटर्नाइज द बैंकिंग हाउसेज ऑफ जगत शाह सेठ हु हैड देन बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। तो वो क्या हुए, ऑलरेडी वो उन्होंने शुरू कर दिया था, ये बैंकिंग हाउसेज जो थे, बैंकिंग सिस्टम शुरू कर दिया था जगत सेठ के घर से, जो कि काफ़ी पैसे वाले थे। The company also obtained trading rights for this province and was fighting it into the regional revenue system. Then we have Hyderabad. The state of Hyderabad was found in Nizamul Mulk Asaf Jaha. तो स्टेट ऑफ हैदराबाद किसके द्वारा ढूंढा गया, मतलब किसने इसका कौन इनके फाउंडर थे, वो थे मुल्क असफ जा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर। ये मुगल एम्पर के एक पावरफुल मेंबर थे। एंड फारूक सियार असफ जहा हेल्ड अ जेड रैंक ऑफ 7000। तो इनके पास जो जेड रैंक थी, यानी जो इनके अंदर जो छोटे छोटे गांव आते थे वो 7000 के आसपास आते थे। ही वॉज द गवर्नर ऑफ द अवध एंड डेक्कन प्रोविंसेस। तो ये अवध और डेक्कन प्रोविंसेस के गवर्नर थे। सो ही हैज़ कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेक्कन रीजन। तो यहाँ पे ये सारे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रीजन जो भी वो थे चीज़ें थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यही देखते थे। एंड एज the competition among the court nobility increased, the political situation of the area worsened. He took the political command in his hand and became the ruler of the Hyderabad state. तो जैसे जैसे नोबिलिटी इंक्रीज हुई, ज़्यादा लोग अपने आप को प्रॉस्पेरस होने लगे, तो यहाँ पे इन्होंने उसकी पॉलिटिकल कमांड को खुद संभाला और हैदराबाद स्टेट के बन गए राजा। असफ जह अडॉप्टेड मैनी पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। तो उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। He brought skilled soldier and administration from northern India who welcomed the new opportunities in the south. तो इन्होंने काफ़ी skilled soldiers को बुलाया नॉर्थ इंडिया से, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए साउथ में। He appointed मनसबदार and granted them जागीर्स। तो इन्होंने मनसबदार को अपॉइंट किया और उनको जागीर्स दी, यानी ज़मीनें दी। He worked independent of the मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया। The मुगल एम्पायर ऑन द other hand officially granted the title of Nizam or to असफ जा। तो असफ जा, मुगल एम्पर ने असफ जा को निज़ाम का टाइटल दिया। हीज सक्सेसर टुक द टाइटल ऑफ निज़ाम। उनके फिर बेटे को भी निज़ाम का टाइटल मिला। इन ऑल 7 निज़ाम्स रूल्स हैदराबाद। तो सभी 7 निज़ाम्स ने हैदराबाद को रूल किया। द निज़ाम्स वर नोन फॉर देयर एडवांस कल्चर एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो निज़ाम्स जाने जाते थे अपने एडवांस्ड कल्चर के लिए और अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। द निज़ामत वॉज हाउ एवर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठा एंड द नायक्स, इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स ऑफ तेलंगाना। तो निज़ामत जो थे वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करने में लगे हुए थे विद द मराठा एंड द नायक्स, जो कि तेलंगाना से थे। असफ जहे also tried to control the rich textile producing area of Coromandel coast, but
was kept in control by British. तो असफ जह चाहता था कि कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट है, तो वहाँ का पूरा जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया, उसको मैं कंट्रोल में कर लूँ, पर वो ब्रिटिश द्वारा हो गया था. Then we have the Rajputs. The Mughal treated even the defeated Rajput with honor and allowed them to rule their land Watan and were also give assignment outside their land. तो मुगल्स राजपूत को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे. इवन अगर उनको वो हार भी गए हैं राजपूत, तो भी उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, और जो उनका लैंड था, जो वतन था, वहाँ पे उनको रहने की इजाज़त दी. दिस क्रिएटेड अ वाइड बेस ऑफ मुगल पावर. यहाँ से मुगल पावर काफ़ी स्प्रेड हुई. द टर्म वतन रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंटाइटलमेंट ऑफ लैंड होल्डिंग बेस्ड ऑन द पेमेंट. तो वतन का जो शब्द मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ लैंड होल्डिंग, कि आप लैंड होल्डिंग कर रहे हो बेस्ड ऑन पेमेंट. पेमेंट पे आप लैंड होल्डिंग करो. विद दीज लैंड ग्रांट्स अ नंबर ऑफ राइट्स टू लैंड सर्विसेज एंड टैक्स पेमेंट वर ग्रांटेड. तो इन लैंड ग्रांट्स के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे ज़मीनी फैसले लिए गए, सर्विस टैक्स लिए गए, और टैक्स पेमेंट ऑन ग्रांटेड किए गए. सिमिलर गिफ्ट्स ऑफ लैंड टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर नोन एज इनाम्स एंड मिराज. तो इसी तरह से टेम्पल्स के लिए जगह देना, ठीक है, और या फिर ब्राह्मण्स को देना, इनको इनाम्स और मिराज कहा गया. अंडर द मुगल्स होल्डर्स ऑफ वतन जागीर एंजॉयड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी. मुगल्स के दौरान जो भी वतन जागीर जो भी लेते थे, वो काफ़ी अच्छी ऑटोनॉमी को एंजॉय करते थे. दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़. इसमें काफ़ी राजपूत प्रिंसिपल्स थे. द लोकल ग्रुप्स अमंग होल्डर ऑफ वतन जागीर फॉर्म अलायंसेज एंड एक्सटेंडेड ओवर कंट्रोल एडजासेंट रीजन. तो ये काफ़ी, इसमें काफ़ी लोकल ग्रुप्स होल्डर्स थे वतन जागीर्स में, और इन्होंने काफ़ी अच्छे अलायंस किए अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए. दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट. इनकी काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स भी चलती थी मुगल कोर्ट में. द रूल ऑफ जोधपुर अजीत सिंह टुक एक्टिव पार्ट इन दिस फैक्शनल फाइट. Then we have Aurangzeb had totally aligned the Rajput and became his bitter enemy. तो औरंगजेब ने क्या किया, पूरी तरह से राजपूत को डिक्लाइन किया और उनका कट्टर दुश्मन बन गया. देयर वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर इन द राजपूत टेरिटरी ऑफ राजपूताना. तो यहाँ पे एक अच्छा झगड़ा होने लगा राजपूत टेरिटरी में. बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, औरंगजेब हैज़ ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ मैट्रीमोनियल अलायंसेज फॉलोड बाय अर्लियर मुगल एम्प्रेस. तो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के तरीके से औरंगजेब ने क्या किया कि डिसकंटिन्यू किया उन पॉलिसीज़ को जो मैट्रीमोनियल अलायंसेस हो रहे थे, जो उनके मुगल एम्प्रेस के साथ, मतलब जो शादी ब्याह के जो हो रहे थे ना राजपूत के साथ समझौते हो रहे थे, तो उसको भी उसने बिल्कुल डिनाई किया. औरंगजेब हाउ एवर हैड गुड रिलेशन विद राजा जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर मेवाड़ एंड राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर. लेकिन उसके अच्छे जो रिलेशंस थे वो थे राजा जसवंत सिंह जोधपुर और राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर से. आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा जसवंत सिंह इन 1678 his relation with these two kingdoms also deteriorated. तो जब महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हुई 1678 में, तो फिर वहाँ से भी इसके किंगडम्स के औरंगजेब के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अलग हो गए. देयर वर रिवॉल्ट्स इन मैनी राजपूत किंगडम्स. बहुत सारे राजपूत किंगडम्स में क्या हुआ, रिवॉल्ट होने लगा. इन 1679 द मुगल आर्मी इवन इन्वेडेड मेवाड़, मारवाड़ एंड लेटर इम्पोज जियाज एंड राजपूत, जिजिया एंड राजपूत. तो 1679 में जो मुगल आर्मी थी वो मारवाड़ में गई, मारवाड़ पे अटैक किया और वहाँ से उसको जिजिया राजपूत को उन्होंने इम्पोज कर लिया. राजा जसवंत सिंह इन्फेंट सन, राजा जसवंत सिंह जो थे उनके छोटा बेटा था अजीत सिंह, एंटर्ड इन अ ट्रीटी विद औरंगजेब एंड इन स्पाइट ऑफ दिस द मुगल कंटिन्यू टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द राजपूत स्टेट. तो राजा जसवंत सिंह के जो बेटा था अजीत सिंह, वो उन्होंने एक ट्रीटी की, एक संधि की औरंगजेब के साथ. एंड इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा उन्होंने मुगल कंटिन्यूडली उनके इंटरनल अफेयर्स में क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे. राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वर द गवर्नर्स ऑफ गुजरात एंड मालवा. तो राजा अजीत सिंह जोधपुर और सवाई राजा जय सिंह थे जो गवर्नर्स थे गुजरात और मालवा के रेस्पेक्टिवली. इन एन अटेम्प्ट ऑफ एक्सपैंड देयर टेरिटरी दे सीज्ड लैंड ऑफ इम्पीरियल टेरिटरीज दैट ले क्लोज टू देयर वतन्स. तो उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए क्या किया, अपने लैंड को सीज कर लिया और वापस अपने वतन वो गए. देन दस नागौर वॉज अनेक्स टू जोधपुर बाय लार्ज
पोर्शन ऑफ बूंदी वर टेकन ओवर बाय अम्बेर। फिर नागौर्स ने जोधपुर पे अटैक किया और बूंदी का एक अच्छा खासा पार्ट, बूंदी जगह का एक अच्छा खासा पार्ट उन्होंने ओवरटेक किया। द गवर्नरशिप ऑफ अजीत सिंह एंड सवाई राजा सिंह वॉज रीन्यूड बाय द एम्परर जहांदार शाह इन 1730। Savai Raja Singh found his new capital at Jaipur and was also given the Subedari of Agra in 1722. These principalities were very strong and were able to resist Marathas' campaign into Rajasthan till 1740. तो ये जो सूबेदारी थी इनकी, राजा सवाई सिंह ने नई कैपिटल अपनी जयपुर में बनाई और इनकी सूबेदारी थी आगरा में इन 1742 में। यही प्रिंसिपल इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और धीरे धीरे मराठा कैंपेन भी इन्होंने राजस्थान में स्टार्ट किया 1940 में। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स फेथ इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो सिख की जो भी हिस्ट्री रही है ये पंजाब से स्टार्ट हुई है। द रिलेशन ऑफ सिक्स विद मुगल्स वीकेंड व्हेन जहांगीर एक्सिक्यूटेड गुरु अर्जन देव इन 1606 for giving shelter to Prince Khusro who had rebelled against his own father। तो रिलेशन जो थे सिक्स के और मुगल्स के वो काफ़ी कमज़ोर हुए जब जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया गुरु अर्जन देव से 1606 में कि खुसरो को वो अपने यहाँ शेल्टर दें जो कि अपने फादर के खिलाफ हो गया था। द नाइन्थ गुरु तेग बहादुर वॉज मैटर्ड इन 1675 ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई 1675 में जब औरंगजेब का राज था। द नाइन्थ गुरु हैज़ बीन क्रेडिटेड द मेकिंग रेस्पेक्ट ऑफ फॉर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस अ की पार्ट ऑफ सिख आइडेंटिटी। तो नाइन्थ गुरु ने एक अच्छी अपनी इमेज बनाई, रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो उन्होंने दिखाया कि हमें फ्रीडम चाहिए, हम किसी के बंदी बन के नहीं रहेंगे। आफ्टर द मार्टरम ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह बिकेम द 10th सिख गुरु एट द एज ऑफ 9। और गुरु तेग बहादुर की डेथ के बाद गुरु गोविंद सिंह बने 10वें गुरु 9 साल की उम्र में। द गुरु वॉन्टेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्टिंग कम्युनिटी विच वुड ओपोज इनजस्टिस एंड टायरनी। तो गुरु ने एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्टिंग कम्युनिटी बनाई जो कि जिसमें था कि ओपोज ऑफ इनजस्टिस और टायरनी, जिसमें आप किसी के खिलाफ किसी के लिए इनजस्टिस नहीं होगा। ही गेव कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ खालसा इन 1619 एंड समड इट अप इन एन एप्ट स्लोगन राज करेगा खालसा। तो उन्होंने अपनी एक अच्छी खालसा पंथ बनाए 1699 में और उन्होंने एक स्लोगन दिया राज करेगा खालसा। अकी रहे ना कई एक ही रहे ना कई, pure and truthful shall prevail। The creation of the Khalsa created a sense of unity among the Sikhs and their supporters, but unrest amongst Rajput chief, Rajas and Shivalik hills as well as Mughals। तो सिख जो थे वो काफ़ी उनके सपोर्टर्स हो गए, but unrest amongst Rajput chiefs, राजा ऑफ शिवालिक हिल्स एंड द मुगल्स। तो उनके काफ़ी अच्छे सपोर्टर्स यहाँ से निकले। All of them joined forces against Guru Gobind Singh and continued their repeated assault। तो इन सब ने गुरु गोविंद सिंह की फोर्स को ज्वाइन किया। Guru's 4 sons along with many Sikhs were martyred for the cause। तो गुरु और उनके 4 बेटे और बहुत सारे सिखों के साथ उनकी मृत्यु हुई। While the 9th Guru Gobind Singh met Madhodas whom he blessed as Sikh with the vows of Khalsa। Then remaining him, Guru Baksh Singh directed him to go to Punjab and carry the campaign against the tyranny of the provincial overlords। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन किया और पूरे टाइम उन्होंने यही बोला कि हम किसी के बंदी बन के नहीं रहेंगे। उनके 4 बेटे और काफ़ी सारे सिखों की यहाँ पे मृत्यु भी हुई। Then Guru Gobind Singh himself left for his heavenly abode after getting wound। गुरु गोविंद सिंह को भी यहाँ पे काफ़ी चोटें लगी। गुरु गोविंद सिंह बिफोर लिविंग फॉर हिज हेवनली अबॉर्ड, मतलब उन आत्मा छोड़ने से, शरीर को छोड़ने से पहले इंट्रोड्यूस गुरु ग्रंथ साहिब एज अ एटर्नल सिख गुरु। तो उन्होंने शरीर को छोड़ने से पहले गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया अपना, यानी जो किताब थी, होली किताब थी, जो बुक है, उसी को ही गुरु बनाया गया। मीनवाइल बंदा सिंह बहादुर एस्टेब्लिश द सिख रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द टेरिटरी बिटवीन द सतलुज एंड यमुना। फिर बंदा सिंह बहादुर ने सिख रूल को एडमिनिस्ट्रेट किया और ये जो जगह थी ये थी सतलुज और यमुना के बीच की जगह।
Banda Singh was captured in 1715 and executed 1 year later in 1716. उनको बंदा सिंह बहादुर को 1715 में पकड़ लिया गया और छोड़ा गया 1716 में। द सिक्स सक्सेसफुली रेजिस्टेड द इन्वेशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने जब उन पे आक्रमण किया तो उन्होंने उसको सक्सेसफुली जीत लिया। हु हैड सीज द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड द सरकार ऑफ सर हिंद फ्रॉम द मुगल्स। In the 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called जाठास and later on in mills. तो 18th century में सिख ने एक नंबर ऑफ बैंड्स, काफ़ी सारे बैंड्स बनाए जिसे जाठास और मिल्स बोला गया। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर कॉल्ड दल खालसा ग्रैंड आर्मी, और इनके कंबाइंड फोर्स को बोला जाता था दल खालसा बोलते थे, ठीक है, बड़ी आर्मी, ग्रैंड आर्मी। दे यूज टू मीट एट अमृतसर ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी एंड दिवाली एंड टू कलेक्टिवली डिसीजन ऑफ कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु। तो ये लोग अमृतसर पे मिलते थे बैसाखी और दिवाली पे और रिजोल्यूशन ऑफ गुरु लेते थे, मतलब गुरु के जो रिजोल्यूशन थे उनको लेते थे। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राखी दैट ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू द कल्टिवेटर्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स 20% ऑफ प्रोड्यूस। तो इन्होंने राखी सिस्टम को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जो कि था ऑफर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्टिवेटर्स, जो कल्टिवेटर्स को प्रोटेक्शन देता था ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20%, जिनको 20% टैक्स देना पड़ता था। द सिक्स वर लेटर यूनाइटेड अंडर महाराजा रंजीत सिंह। फिर बाद में सिक्स जो है उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से यूनाइट किया। ही वॉज द चीफ ऑफ सुकेर चाकिया मिल्स एंड बिकम द चीफ ऑफ द ऑल सिक्स टिल वेस्ट द सतलुज। तो जो कि सुकेर चाकिया के चीफ थे और बाद में वो सिक्स के क्या बन गए, चीफ बन गए सतलुज तक। अंडर रंजीत सिंह द सिक्स सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ सिख स्टेट इन पंजाब। ही एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर। रंजीत सिंह ने अपनी जो कैपिटल थे वो लाहौर में सेटल की in 1799 and gave a strong administration ground to six। और यहाँ से इनको काफ़ी अच्छा जो है ग्राउंड मिला। The Jats were another warrior class community based around Delhi and Mathura. In 1699 they rose in revolt under their leader गोकुल जाट। तो जाट जो थे वो वॉरियर थे, क्लास कम्युनिटी, और जो कि दिल्ली में थे और मथुरा में थे। एंड 1699 ये उभरे कहाँ से, रिवोल्ट इन्होंने स्टार्ट किया, जो थी लीडर गोकुल जाट ने इनके रिवोल्ट को स्टार्ट किया। द मुगल्स अंडर औरंगजेब डेल्ट विद देम वेरी सेवरली। औरंगजेब ने इनको काफ़ी बार डील किया। दे हाउ एवर कंटिन्यूड देयर रेबिलियन एटीट्यूड्स अंडर राजा राम एंड देयर आफ्टर चौरामन। तो इनका काफ़ी अच्छा रेबिलियस एटीट्यूड रहा किसके लिए, राजा राम के लिए और चौरामन के लिए। दे एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली एंड चौरामन। तो इन्होंने दिल्ली के आसपास की जो वेस्ट की सिटी थी उसको एक्वायर किया। बाय 1680 दे बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन टू इम्पीरियल सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड आगरा। तो फिर ये 1680 तक डोमिनेटिंग हो गए इस रीजन में, दिल्ली और आगरा में। फॉर समटाइम्स दे ऑल्सो टुक control of the city of Agra. The Jats were prosperous agriculturists. Under them, the towns like Panipat and Ballabgarh became important center of trade. So Jats काफ़ी अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट थे और इनका जो टाउन था पानीपत और बल्लभगढ़ काफ़ी अच्छे सेंटर थे ट्रेडिंग के। अंडर सूरजमल द किंग ऑफ भरतपुर एमर्ज एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल के अंडर एक किंगडम था भरतपुर में जो कि अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था। व्हेन नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली एट 1739 मैनी नोबल्स टू लुक रिफ्यूज एट भरतपुर। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया तो बहुत सारे लोग भरतपुर चले गए। ही सन जवाहिर शाह कमांडेड ओवर 30,000 troops and hired another 20,000 मराठा and 15,000 Sikhs troops to fight the Mughals। तो जो इनके बेटे थे जवाहिर शाह, उन्होंने 30,000 ट्रूप्स हायर की और 20,000 मराठास और 15,000 सिक्स ट्रूप्स को इन्होंने मुगल्स के खिलाफ यूज़ किया लड़ाई में। द जाट वर ग्रेट बिल्डर्स। They built the Bharatpur fort in the traditional style and also a garden place fort at Deeg। तो ये अच्छे बिल्डर्स थे और इन्होंने भरतपुर में एक अच्छा भरतपुर फोर्ट बनाया और इन्होंने गार्डन भी बनाया जिसका डीग नाम दिया गया। इट कंबाइन द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अम्बेर एंड आगरा। इसमें काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर की गई इनके द्वारा। द बिल्डिंग एट दीग वर मॉडल्ड ऑन द आर्किटेक्चरल पैटर्न ऑफ शाहजहाँ।
द मराठाज वर ऑफ मिक्सड ओरिजिन ऑफ सेवरल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड कास्ट। तो ये मिक्सड ओरिजिन थे मराठाज, एग्रीकल्चर और ये रिलेटेड कास्ट के काफ़ी मिक्सड थे ये, ठीक है। दे फॉलोड अ ट्रेडिशन ऑफ मिलिट्री सर्विस इन रिटर्न फॉर लैंड ग्रांट्स। तो इनका ट्रेडिशन था मिलिट्री सर्विस में और लैंड ग्रांट्स करने में। दे इमर्ज एज अ माइटी और पावरफुल फोर्सेज अंडर शिवाजी इन 17th सेंचुरी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे पावरफुल फोर्सेज लिए शिवाजी के रूल के दौरान, फोर्स के दौरान अंडर 17th सेंचुरी। शिवाजी वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले, अ हाई ऑफिशियल एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। तो शिवाजी जो थे वो शाहजी भोसले के बेटे थे, जो कि बीजापुर की कोर्ट में काफ़ी हाई ऑफिशियल्स थे। शाहजी वॉज द इन्फ्लुएंस इनफ टू प्ले किंग मेकर इन अहमदनगर। तो शाहजी काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर थे जो कि अहमदनगर के राजा बन सकते थे। ही ट्राइड टू क्रिएट अ सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर हिमसेल्फ नियर बेंगलुरु। तो इन्होंने एक सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया बेंगलुरु के पास। शिवाजी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन संभाजी हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स। शिवाजी के बेटे थे संभाजी जो कि एग्जीक्यूट किए गए थे मुगल्स के द्वारा। शाहू संभाजी सन वॉज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब। तो शाहू जो थे संभाजी के बेटे, उनको औरंगजेब ने जेल में बंद कर दिया था। लेटर शाहू असेंडेड द मराठा थ्रोन एंड अपॉइंटेड द चित्पवन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथा एज द पेशवा इन 1730। बाद में जो शाहू थे वो मराठा के राजा बने चित्पवन में, जो कि ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथन में पेशवा में 1713 में। छत्रपति शिवाजी, द मराठा किंगडम वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द औरंगजेब रूल बाय छत्रपति शिवाजी। तो ये मराठा किंगडम स्टार्ट हुआ औरंगजेब रूल में छत्रपति शिवाजी के टाइम पे। ही वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले हु वॉज द सरदार अंडर द निज़ाम शाही रूलर्स ऑफ अहमदनगर। तो ये थे शाहजी भोसले के बेटे जो कि निज़ाम शाह के रूल के दौरान अहमदनगर में सरदार थे। छत्रपति शिवाजी 1627 to 80 has succeeded a carving out a stable kingdom with the support of warriors family। तो इन्होंने एक अच्छा किंगडम बनाया अपना वॉरियर फैमिली के साथ से। देशमुख जो थी वॉरियर फैमिली थी वो थी देशमुख। ही टर्न देम इनटू अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेज। ये देशमुख फैमिलीज को इन्होंने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेज बनाए। ही ऑल्सो यूज गुरिल्ला टेक्निक्स टू ऑफ हाइडिंग एंड देन स्ट्राइकिंग एट अ सडन आर टू मेक एन इम्पैक्ट ऑफ द एनिमीज। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी गुरिल्ला टेक्निक्स को अपनाया छुपने का और फिर स्ट्राइक करने का दुश्मन के ऊपर। छत्रपति शिवाजी इंस्टिल्ड इन हीज फॉलोअर्स अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो छत्रपति शिवाजी कि उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बीच में काफ़ी अच्छी पहुंच थी। ही पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट्स पैस्टोरलिस्ट कुनबीज हु वॉज सफर्ड द ऑपरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मुगल वतनदार्स और होल्डर्स ऑफ लैंड ग्रांटेड्स। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किए ऐसे हाईली ग्रुप मोबाइल ग्रुप्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए जो कि लोगों की और जो वतनदार्स लोग थे वो जो मुगल्स द्वारा सताए हुए थे उनके लिए काम करता था। बिटवीन 1670 to 74 अंडर छत्रपति शिवाजी लीडरशिप द मराठाज हैरेस्ड एंड वीकेंड द मुगल पावर इन डेक्कन। और फिर छत्रपति शिवाजी 1670 से 74 तक मराठास को हैरेस किया गया और यहाँ से इनका जो है मुगल पावर मराठास ने मुगल पावर को काफ़ी हैरेस किया और जहाँ से मुगल पावर काफ़ी वीक हो गई डेक्कन में यानी दक्षिण में। पेशवा छत्रपति शिवाजी डाइड इन 1680 एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन संभाजी। छत्रपति शिवाजी की डेथ हुई 1680 में और इनको सक्सीड किया इनके बेटे संभाजी ने फॉर 9 years। अपॉन संभाजीज डेथ हिज स्टेप ब्रदर, संभाजी की डेथ के बाद जो उनके जो सौतेले भाई थे राजा राम टुक ऑन द मेंटल बट ही ऑल्सो डाइड आफ्टर रूलिंग फॉर अ लिटिल फॉर ओवर 10 years। तो उनकी डेथ हो गई और फिर उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही रूलिंग किया 10 साल के लिए। Thereafter, the effective power of Maratha territories was wielded by a family of Chitpavan Brahmins। तो यहाँ से एक अच्छा इफेक्टिव पावर हुई मराठा टेरिटरीज में जिसमें फैमिली से चित्पावन ब्राह्मण्स की। दे सर्व्ड छत्रपति शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। जो छत्रपति शिवाजी के बेटे को सर्व करते थे पेशवा में प्राइम मिनिस्टर। बालाजी विश्वनाथ बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेशवा इन 1713। तो बालाजी विश्वनाथ बने पहले प्राइम मिनिस्टर पेशवा के। अपॉन हिज डेथ इन 1720 द पेशवा शिप
became hereditary and Marathas were simply nominal head of the state. फिर इनकी डेथ के बाद 1720 में इनकी डेथ के बाद, विश्वनाथ की डेथ के बाद वापस से मराठा रूल वहाँ पे आ गया. द मराठा किंगडम अंडर द पेशवा हैड इट्स कैपिटल एट पूना. पूना इनकी कैपिटल रही. ड्यूरिंग द पेशवा ऑफ बाजीराव वन बालाजी सन द मराठा एम्पायर एक्सटेंडेड विथ फ्रॉम मालवा. तो पेशवाशिप के दौरान बाजीराव जो थे उन्होंने अपने इसको मराठास को एम्पायर को एक्सटेंड किया मालवा तक, गुजरात अप टू बुंदेलखंड, गुजरात में बुंदेलखंड इन डेक्कन, एंड ही कुड नॉट कैप्चर द निज़ाम टेरिटरी. उन्होंने निज़ाम टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया. ही ऑल्सो लॉन्च डायरेक्ट अटैक्स ऑन द पोर्तुगीज एंड कैप्चर्ड सेल्सिट एंड बेसिन. तो उन्होंने पोर्तुगीज़ पे भी अटैक किया और सेल्सिट और बेसिन को भी कैप्चर किया. बालाजी बाजीराव ऑर्गेनाइज मराठा चीफ्स लाइक दोज ऑफ भोंसले, गायकवाड्स, सिंधियाज एंड होलकर्स इनटू मराठा कॉन्फेडरेसी. तो इन्होंने काफ़ी अपने साथ चीफ्स में रखा, मराठा चीफ्स में रखा, भोंसले को, गायकवाड्स को. एंड बाय 1730 द मराठा किंग्स वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन. और 1730s में इनको ओवरलॉर्ड बताया गया क्या एंटायर डेक्कन पेनिनसुला पे. मराठा एम्पायर अंडर पेशवा बालाजी विश्वनाथ द मराठा अगेंस्ट रोज टू पावर एंड न्यू फेज बिगन इनटू द हिस्ट्री. जब मराठा एम्पायर अंडर पेशवा बालाजी विश्वनाथ के अंडर में मराठा फिर से रोज होने लगे और यहाँ से एक नई हिस्ट्री बिगन हुई इंडिया में. बालाजी हैड रिकन्क्वायर्ड ऑल द टेरिटरीज ऑफ छत्रपति शिवाजी. बालाजी ने फिर से नई सारी टेरिटरीज को रिकन्क्वायर्ड किया एंड एक्सपेंड द मराठास टेरिटरी फर्दर. और फिर मराठा टेरिटरी को और एक्सपेंड किया. दिस वॉज अ वाइज मूव ऑन द पार्ट ऑफ पेशवा बट द अरेंजमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. ये पेशवा की तरफ एक अच्छा मूव था पर जो अरेंजमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं रहा. बाजीराव डाइड इन 1740. बाजीराव की डेथ हो गई 1740 में. ही वॉज सक्सीडेड बाय बालाजी बाजीराव और उनको सक्सीडेड किया बालाजी बाजीराव ने. इन द मेन टाइम द मराठा चीफ साहू डाइड इन 1740 टाइम. इसी समय 1749 में जो बालाजी के चीफ थे, मराठा के जो चीफ थे, उनकी डेथ हो गई. लिविंग द पेशवा इन ओवरऑल चार्ज ऑफ द स्टेट. और उन्होंने पेशवा को ओवरऑल स्टेट चार्ज में छोड़ दिया. पेशवा बालाजी राव अगेन इन्वेडेड बंगाल एंड हैदराबाद. तो पेशवा बालाजी राव ने बंगाल और हैदराबाद पे अटैक किया. ड्यूरिंग दिस अटैक्स the Nawab of Bengal was forced to cede Odisha in a treaty signed with Ali Vardi Khan in 1751. तो इन्हीं अटैक्स के दौरान जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनको फोर्स किया गया कि वो उड़ीसा के साथ एक ट्रीटी करें और जो कि थी अली वर्दी खान इन 1751 में. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज सिमिलरली कंपेयर्ड टू सीड टेरिटरीज ऑफ द मराठा. तो निज़ाम जो हैदराबाद के निज़ाम्स थे उन्होंने भी सिमिलरली कंपेयर द सीड टेरिटरी ऑफ मराठा. तो उन्होंने भी मराठा की जो टेरिटरी थी उसको सीड करने की कोशिश की. दे नाउ रूल्ड ओवर द मोर टेरिटरी ऑफ द मुगल्स एंड हु वर रिड्यूस्ड टू अ सेकेंडरी पावर. तो उनकी भी जो अब टेरिटरी थी वो मुगल्स जितनी हो गई थी और जो कि सेकेंडरी थी पावर में. द राजपूत स्टेट ऑफ मालवा हैड ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड इनटू द मराठा एम्पायर. इन 1753 द मराठास हैज कैप्चर्ड दिल्ली इन 758 annexed पंजाब एज वेल. तो 1753 में मराठा ने दिल्ली को कैप्चर किया और 758 में किया पंजाब को. एट दिस टाइम द वॉरियर स्टेट ऑफ मराठास द सिक्स इन पंजाब एंड हैदर अली इन साउथ एवर लुक्ड बियॉन्ड देयर रीजनल इंटरेस्ट. तो इसी टाइम समय पे वॉरियर्स जो थे मराठास के उन द सिक्स और पंजाब में सिक्स और हैदर अली इन साउथ नेवर लुक्ड बियॉन्ड दिस रीजनल इंटरेस्ट. तो उनको भी यहाँ पे रीजनल इंटरेस्ट आने लगा. दे कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द चैलेंज पोस्ड बाय यूरोपियंस. उन्होंने जल्दी यूरोपियंस के लिए कोई भी अभी चैलेंज नहीं किया था. सम ऑफ दीज फ्यूडिंग स्टेट्स इवन टुक द हेल्प ऑफ यूरोपियंस इन फाइटिंग ईच अदर. This became clear when Ahmad Shah Abdali, a Persian ruler, invaded India in 1671. और ये आपस में ही लड़ने लगे. तो इससे क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में किया भारत पर अटैक. इन द बैटल ऑफ पानीपत बालाजी राव वॉज डिफीटेड बाय द इन्वेडिंग अफगान आर्मी एंड ही सून डाइड इन शॉक. तो 1760 पानीपत की लड़ाई में जो बालाजी राव थे वो हार गए अफगानियों द्वारा. दिस वॉज द एंड ऑफ मराठा पावर. यहाँ पे मराठा पावर हो गई ख़त्म. ऑल्दो द मराठीज कंटिन्यू टू कंट्रोल सम टेरिटरीज.
पर फिर भी वो कुछ टेरिटरीज को कर रहे थे रूल। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, छत्रपति शिवाजी एंड डेवलप्ड एन effective administrative system even though he was continually engaged in endless military campaign। तो छत्रपति शिवाजी जो थे उनका एक काफ़ी अच्छा डेवलप्ड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ही वॉज कंटिन्यूली इंगेज, जो कि हमेशा इंगेज रहते थे मिलिट्री को कैंपेन्स चलाने में। द मराठा हैड इनहेरिटेड द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी। द मराठास चीफ्स वर नोन एज सरदार्स, जो मराठा के चीफ्स थे उनको सरदार बोला जाता था। द चीफ्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर हैड इनॉर्मस रिसोर्सेज एंड पावरफुल। तो जो ये चीफ्स थे नागपुर के, ग्वालियर के और बड़ौदा के, इनके पास बहुत सारे पावरफुल रिसोर्सेज थे। देयर लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अपॉन सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ लैंड। तो इनका लैंड रेवेन्यू जो था, जो टैक्स वगैरह कलेक्टिंग था, वो इनका देखना होता था कि किस तरह से लैंड रेवेन्यू है, क्या वहाँ पे क्रॉपिंग हुई है, कितना प्रोडक्शन हो, उस हिसाब से लैंड असेसमेंट करते थे। बट इट वॉज फ्यूडल इन नेचर। दे हैड डिवाइडेड देयर टेरिटरीज इनटू बेसिस ऑफ रेवेन्यू। इन्होंने रेवेन्यू के बेसिस पे अपनी टेरिटरी को डिवाइड किया। द टेरिटरीज नॉट अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल पेड चौथ। तो जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में टेरिटरीज नहीं थी उनको चौथ देना पड़ता था। इट वॉज फिक्स्ड एट 1/4 ऑफ द एवेन्यू पेड बाय द रूलर्स। तो इस ये था रूलर्स के द्वारा, रूलर्स का जो पे को 1/4 पेड करना पड़ता था। इन रिटर्न दे गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स। तो रिटर्न में उनको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। जब कोई अटैक करेगा तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा राजा के द्वारा। द टेरिटरीज दैट पेड सरदेश मुखी फिक्स्ड एट 1/10 ऑफ द रेवेन्यू। तो टेरिटरीज जो थी वो सरदेश मुखी को फिक्स करती थी 1/10 रेवेन्यू। गॉट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाय द अदर फोर्सेस। तो उनको मिलता था प्रोटेक्शन। The area controlled by Maratha has also developed new trade routes. It was become of these routes that silk produce in Chanderi region found in new outlet in Pune। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे सिल्क रूट भी ढूंढे, ठीक है, जो ट्रेड रूट पे इन्होंने काफ़ी फाइंड किए। Then the Maratha capital under Marathas, Burhanpur expanded his hinterland considerably to include Pune and Nagpur in south and Lucknow and Allahabad in east. Ujjain and Indore prospered under the Scythians and Holkars respectively. Then we have some keywords. Guerrilla, a type of warfare characterized by sudden, sharp and expected attacks. Sardars, the Maratha chiefs. Chauth, 25% of land revenue claimed by Zamindar in Deccan, it was collected by the Marathas. Then Sardesh Mukh, 9 to 10% of the land revenue paid by the head revenue collector of the Deccan. Then we have points to know. The Mughal emperor after Aurangzeb are referred to as the later Mughals. Bahadur Shah Zafar was the last ruler of Mughal dynasty. In the third battle of Panipat in 1761, the Marathas were defeated by the force of Ahmad Shah Abdali. Awadh emerged as an independent state under Sadat Khan. The Ijaradari system was introduced by the Sadat Khan, according to which the right to collect the tax was sold by the highest bidder. Bengal became independent from Mughal rule under Murshid Quli Khan. After him, Sojuddin Aliwardi Khan and Siraj ul Dulhan ruled Bengal. They were defeated by the English East India Company and the Battle of Plassey in 1757. Muhammad Quli Qutub Shah, the ruler of Golconda, founded by the city of Hyderabad. Hyder Ali and Tipu Sultan were the two famous rulers of Mysore. Rajput ruler Savai Raja Jai Singh of Amber founded the city of Jaipur in Rajasthan and made it its capital. Maharaja Ranjit Singh united the Sikh to form a single state and establish his capital at Lahore. Surajmal was the most famous Jat ruler. Under him, Bharatpur emerged as a strong state. The Marathas emerged as mighty of the powerful force under Shivaji in the 17th century. After Shivaji, the power passed on the hands of the Peshwa, who ruled in 1730 to 61. Shivaji's setup of a centralized administration. The king was assisted by the council of 8 ministers called Ast Pradhan. The territories were divided into two types: Swaraja, or land that were directly under the control of the Marathas, the Mughalai, or the lands which were not under direct Marathas rule but accepted their authority. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.